यह कहानी एक लड़की की है जिसकी जिंदगी एक रात में पूरी तरह बदल गई। साक्षी नाम की ये लड़की अपनी शादी की रात दुल्हन के जोड़े में रेलवे स्टेशन की ओर भाग रही थी, क्योंकि उसे अपनी जिंदगी बचानी थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी। भारी लहंगा उसे और कमजोर महसूस करा रहा था, लेकिन डर ने उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। प्लेटफॉर्म नंबर 16 तक पहुंचने के लिए उसे जल्दी करनी थी, पर तभी उसकी नजर सीढ़ियों पर पड़ी और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सपनों का शहर और अतीत की छाया। साल 2000 में पहली बार साक्षी दिल्ली आई थी, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि मजबूरी ने उसे यहाँ तक खींचा था। बचपन से ही उसका जीवन शांत और सरल था। वह पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन उसके पिता के गुजर जाने के बाद उसकी माँ ने ही उसे और उसके भाई को संभाला। माँ बहुत अच्छी कुक थीं, उनके हाथों का बना खाना साक्षी को बेहद पसंद था। लेकिन धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। एक रात मां को असहनीय दर्द हुआ और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उनकी गॉल ब्लैडर में पथरी थी, जो उनके शरीर में जहर फैला रही थी। इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। उस दिन साक्षी और उसका भाई अनाथ हो गए। भाई ने वादा किया कि वह साक्षी का पूरा ख्याल रखेगा। साक्षी ने खुद को संभालते हुए घर की जिम्मेदारियां उठा ली। नए रिश्ते। समय बीतने के साथ लोगों ने भाई से शादी करने को कहा। उसने अपनी पसंद की लड़की सिया से शादी कर ली। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन शादी के कुछ समय बाद सिया बदलने लगी। उसने घर की सारी जिम्मेदारी साक्षी पर डाल दी और भाई को भी उसके खिलाफ भड़काने लगी। धीरे धीरे भाई पूरी तरह सिया के कहने पर चलने लगे और साक्षी से दूर हो गए। भाभी के कारण भाई ने साक्षी की शादी तय करने का फैसला किया, ताकि वह घर छोड़कर चली जाए। यह सुनकर साक्षी टूट गई। जिस भाई ने मां की मौत के बाद उसका हाथ थामा था, वही अब उसे घर से निकालना चाहता था। भागने की रात। आखिरकार वह रात आई जब साक्षी को अपना घर छोड़ना पड़ा। उसकी जबरदस्ती शादी तय कर दी गई थी, लेकिन वह इस शादी से खुश नहीं थी। शादी की रात जैसे ही उसे मौका मिला, वह घर से भाग निकली। रेलवे स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते उसकी सांसें तेज हो गई, लेकिन वह बच निकली थी। अब उसे प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर जाना था, जहां से दिल्ली जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी। लेकिन जैसे ही उसने सीढ़ियों की ओर देखा, उसकी नजर वहां खड़े एक आदमी पर पड़ी, जिसे देखकर उसके कदम ठिठक गए। नया सफर, नई चुनौतियां। साक्षी के कदम ठिठक गए। सीढ़ियों के ऊपर वही आदमी खड़ा था जिसने उसकी जिंदगी को नर्क बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसका अपना भाई वरुण। उसकी आंखों में गुस्सा था और होंठों पर एक कड़वी हंसी। सोचा था इतनी आसानी से भाग जाओगी? वरुण ने धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहा। साक्षी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था। उसने इधर उधर देखा। स्टेशन भीड़ से भरा था, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर सकता था। तभी ट्रेन की सीटी बजी। दिल्ली जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ रही थी। ये उसका आखिरी मौका था। अजनबी की मदद। तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह एक अजनबी युवक था, जिसने झटके से उसे अपनी ओर खींचा और कहा, अगर बचना चाहती हो तो मुझ पर भरोसा करो। साक्षी चौंक गई। ये कौन था? लेकिन वरुण तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था, और अब सोचने का वक्त नहीं था। उसने हाँ में सिर हिलाया और वह युवक उसे ट्रेन की ओर ले गया। नया शहर। ट्रेन तेजी से आगे बढ़ने लगी और साक्षी ने राहत की सांस ली। युवक ने अपना हाथ बढ़ाया। मैं आरव हूं, अब तुम सुरक्षित हो। साक्षी ने धीरे से कहा, धन्यवाद, लेकिन तुमने मेरी मदद क्यों की? आरव मुस्कुराया। कभी कभी हमें अजनबियों पर भरोसा करना पड़ता है, ताकि हम अपनी तकदीर खुद लिख सकें। दिल्ली के अंधेरे में एक नई सुबह साक्षी का इंतजार कर रही थी। लेकिन क्या यह वाकई नई शुरुआत थी, या उसकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं? नई शुरुआत या नया तूफान? साक्षी ने ट्रेन की खिड़की से बाहर देखा। रात की स्याही धीरे धीरे मिट रही थी और पूरब में सूरज की हल्की किरणें फैलने लगी थीं। वह अभी भी कांप रही थी, डर से, थकान से और उस अनिश्चित भविष्य से जो उसके सामने था। आरव उसकी ओर देख रहा था। वह समझ सकता था कि यह लड़की किसी बहुत बड़े डर से भाग रही थी। उसने हल्की आवाज में पूछा, अब आगे क्या करोगी? साक्षी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, पता नहीं, लेकिन एक बात तय है, अब मैं किसी के इशारों पर नहीं चलूंगी। मैं अपनी जिंदगी खुद बनाऊंगी। आरव मुस्कुराया, तो फिर सही जगह आ रही हो। दिल्ली में हर कोई अपनी तकदीर खुद बनाता है, लेकिन तुम्हें किसी भरोसेमंद जगह पर ठहरना होगा।
दिल्ली में पहला कदम। ट्रेन जब दिल्ली स्टेशन पर रुकी तो प्लेटफॉर्म पर चहल पहल थी। लोगों की भीड़, चाय बेचने वालों की आवाजें, टैक्सी ड्राइवरों के बुलावे, ये सब साक्षी के लिए नया था। आरव ने आगे बढ़कर पूछा, तुम्हारे पास रहने का कोई इंतजाम है? साक्षी ने धीरे से सिर हिला दिया, नहीं। आरव कुछ सोचने लगा, फिर कहा, मेरी एक दोस्त है नेहा, वह लड़कियों के लिए एक पीजी चलाती है। अगर तुम चाहो तो मैं वहां तुम्हारे लिए बात कर सकता हूँ। साक्षी को झिझक हो रही थी, क्या उसे एक अजनबी पर इतना भरोसा करना चाहिए, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने धीरे से कहा, अगर ये ठीक रहेगा तो हाँ प्लीज। नेहा का पीजी एक नई उम्मीद। नेहा की पीजी दिल्ली के करोल बाग इलाके में थी। जब वे वहां पहुंचे तो नेहा ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। तो तुम साक्षी हो? आरव ने तुम्हारे बारे में बताया, चिंता मत करो, यहां तुम सुरक्षित रहोगी। साक्षी को एक छोटा लेकिन साफ सुथरा कमरा मिला। पहली बार से ऐसा महसूस हुआ कि वह सच में बच गई है। लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी, अपनी पहचान बनाने की, अपने पैरों पर खड़े होने की। अतीत का साया। साक्षी धीरे धीरे नई जिंदगी की ओर बढ़ रही थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसका अतीत इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। एक दिन जब वह पास के एक कैफे में नौकरी ढूंढने गई तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, एक जाना पहचाना चेहरा। वह वरुण का दोस्त समीर था। उसकी आंखों में एक अजीब सी मुस्कान थी। अच्छा, तो यहाँ छिप रही हो? भाई को तुम्हारी बहुत तलाश है साक्षी। अब बताओ, खुद वापस चलोगी या? साक्षी का खून जम गया। क्या वह फिर से उसी अंधेरे में फंसने वाली थी, या इस बार वह अपने लिए लड़ने को तैयार थी? आगे क्या होगा? क्या साक्षी इस बार हार जाएगी या अपनी नई जिंदगी के लिए लड़कर खड़ी होगी? अंधेरे से सामना। साक्षी की सांसें तेज हो गई। समीर की आंखों में वही शिकार जैसी नजर थी जो उसने पहले भी देखी थी। वो नजर जो उसे फिर से उसी नर्क में धकेलना चाहती थी जिससे वह भागी थी। समीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। समीर ने हंसते हुए कहा, सवाल गलत है साक्षी। सही सवाल यह है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तुम्हें लगा कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में तुम हमसे छिप जाओगी? साक्षी की उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन इस बार वह हार मानने के लिए नहीं आई थी। उसने गहरी सांस ली और मजबूती से कहा, मैं वापस नहीं जाऊंगी। वरुण ने जो किया उसके बाद मेरे लिए उस घर में कोई जगह नहीं है। समीर ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसकी आवाज धीमी लेकिन सख्त थी। अगर तुम खुद नहीं चलोगी तो हम तुम्हें घसीट कर ले जाएंगे। सोच लो। साहस की परीक्षा। साक्षी के पैरों के नीचे जमीन खिसक रही थी, लेकिन तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह आरव था। कोई प्रॉब्लम है? आरव की आवाज में सख्ती थी। समीर ने आरव को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हल्की हंसी में कहा, नया बॉडीगार्ड मिल गया है क्या? आरव ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, अगर जरूरत पड़ी तो हाँ। अब दफा हो जाओ, वरना पुलिस को बुलाने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा। समीर के चेहरे पर तनाव आया। वह जानता था कि दिल्ली में किसी अनजान के लिए लड़ना मुश्किल नहीं था। उसने गुस्से से साक्षी को घूरा और कहा, ये मत समझना कि तुम बच जाओगी। वरुण को जब पता चलेगा कि तुम यहाँ हो तो वो खुद आकर तुम्हें ले जाएगा। तब कोई नहीं बचा पाएगा। कहकर समीर वहां से चला गया, लेकिन साक्षी जानती थी कि यह खत्म नहीं हुआ था। सपनों की तलाश। उस रात साक्षी बहुत देर तक सो नहीं पाई। उसका अतीत अब भी उसका पीछा कर रहा था, लेकिन इस बार वह डरकर भागने के बजाय लड़ने के लिए तैयार थी। अगली सुबह उसने खुद को मजबूत किया और नौकरी की तलाश में निकल पड़ी। कई जगहों से निराशा हाथ लगी, लेकिन आखिरकार उसे एक बेकरी में काम मिल गया। तुम्हें कुकिंग आती है? बेकरी के मालिक मिस्टर शर्मा ने पूछा। साक्षी मुस्कुराई, हाँ, मेरी माँ बेहतरीन कुक थीं और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। शर्मा जी ने सहमति में सिर हिलाया, तो कल से काम पर आ सकती हो। साक्षी की आंखों में पहली बार एक नई चमक थी। ये नौकरी सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं थी, यह उसकी आजादी की पहली सीढ़ी थी। खतरा भी बाकी था। सब कुछ धीरे धीरे बेहतर हो रहा था, लेकिन एक रात जब वह पीजी लौट रही थी तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पलटकर देखा। सड़क के दूसरी ओर समीर खड़ा था, और इस बार वह अकेला नहीं था, वरुण भी वहां था। साक्षी का खून जम गया। अब वह क्या करेगी? क्या वह इस बार भी भागेगी या अपने लिए डटकर खड़ी होगी? आगे क्या होगा?
क्या साक्षी अपने अतीत के खिलाफ खड़ी हो पाएगी या फिर उसे फिर से उसी नर्क में लौटना पड़ेगा? खुद से लड़ाई, साक्षी के कदम ठिठक गए। उसकी सबसे बड़ी डर अब उसके सामने था। वरुण, जिसने कभी उसकी रक्षा करने का वादा किया था, आज वही उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन चुका था। वरुण ने सड़क पार करते हुए कहा, बहुत हो गया ये खेल साक्षी, चलो घर। साक्षी की उंगलियां मुट्ठी में कस गई। आज वह डरने नहीं वाली थी। वो घर अब मेरा नहीं है। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें दृढ़ता थी। वरुण हंसा, तुम्हें लगता है कि अकेली लड़की इस बड़े शहर में खुद को बचा लेगी? बहुत जल्द समझ आ जाएगा कि तुम यहाँ ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगी। समीर ने आगे बढ़ते हुए कहा, तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं। खुद हमारे साथ चलो या फिर हम तुम्हें ले जाने का दूसरा तरीका अपनाएं। साक्षी का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन इस बार उसके पैरों में कंपन नहीं था। उसने गहरी सांस ली और अपने बैग से मिर्ची स्प्रे निकालकर वरुण की आंखों में झोंक दिया। भागने के बजाय सामना। वरुण दर्द से चिल्लाया, साक्षी, तुम। लेकिन साक्षी अब एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। उसने दौड़ना शुरू कर दिया। वह सीधा मुख्य सड़क की ओर भागी, जहां लोगों की भीड़ थी। उसी वक्त सामने से आरव बाइक पर आता दिखा। साक्षी ने हाथ उठाकर उसे रोका। आरव, जल्दी चलो। आरव ने बिना सवाल किए उसे बाइक पर बैठाया और तेजी से वहां से निकल गया। पीछे से वरुण और समीर चिल्लाते रह गए, लेकिन अब साक्षी को कोई नहीं रोक सकता था। पुलिस और न्याय। आरव ने सीधे उसे पुलिस स्टेशन ले जाकर पूरी रिपोर्ट लिखवाई। साक्षी ने वरुण और समीर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और बताया कि कैसे वे उसे जबरन घर ले जाना चाहते थे। पुलिस ने आश्वासन दिया कि वे इस मामले को गंभीरता से लेंगे। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है साक्षी। अगर वे तुम्हें परेशान करने आए तो कानून तुम्हारे साथ खड़ा होगा। नई उड़ान। कुछ हफ्तों बाद साक्षी ने बेकरी में अपने काम पर पूरी तरह ध्यान देना शुरू किया। उसकी मेहनत रंग लाई और जल्द ही मिस्टर शर्मा ने उसे असिस्टेंट शेफ बना दिया। एक दिन उसने एक नया आइडिया दिया। हम एक नया मेनू शुरू कर सकते हैं जिसमें पारंपरिक घरेलू मिठाइयाँ और स्नैक्स हों। शर्मा जी ने उत्साहित होकर कहा, यह एक शानदार आइडिया है साक्षी, हम इसे आजमाएंगे। अपनी पहचान समय के साथ साक्षी ने खुद को साबित किया। वह अब किसी पर निर्भर नहीं थी। वरुण और समीर की धमकियां भी धीरे धीरे कम हो गई, क्योंकि वे समझ चुके थे कि अब वह कमजोर नहीं रही। एक दिन उसने अपनी नई मिठाई का पहला ऑर्डर तैयार किया और बेकरी के काउंटर पर रखा। वह मुस्कुराई। यह उसकी मेहनत और आजादी की पहली मिठास थी। अब वह सिर्फ साक्षी नहीं थी, वह एक नई जिंदगी की रचनाकार थी।